शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। दो ठाकरे भाई जो एक साथ एक मंच पर 18 साल तक साथ नजर नहीं आए थे, उन दोनों को एक साथ ला दिया। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। शनिवार 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ 18 साल बाद किसी भी एक मंच पर नजर आए। आमतौर पर किसी निजी कार्यक्रम में तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे, लेकिन इस तरह से किसी मुद्दे पर ये 18 साल बाद एक साथ नजर आ रहे हैं। 2005 में शिवसेना को अलविदा कहने और 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना करने के बाद से ही राज और उद्धव ठाकरे के जो रास्ते थे वो बिल्कुल अलग हो गए थे। लेकिन 2025 में महायुति सरकार की ओर से महाराष्ट्र में हिंदी को थोपने और इसके लिए जो 2 GR लाए गए थे, उसके विरोध में ये दोनों पार्टियां लगातार मराठी भाषा का मुद्दा उठाते रहीं और इनके विरोध का असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को जो दोनों GR थे उसे वापस लेने पड़े। और इसी की खुशी में एक रैली का आयोजन किया गया और ये जो दोनों ठाकरेस थे वो एक साथ एक मंच पर 18 साल बाद नजर आए। क्या भविष्य में इन दोनों के बीच में अब जो गठबंधन है उसकी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या इससे इनको वाकई फायदा होगा? उद्धव ठाकरे तो बार बार कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कम से कम अपने भाषण में करते हुए नजर आए। दोस्तों, अगर इन दोनों के बीच में वाकई ये जो दोनों ठाकरेस हैं वो साथ में आते हैं तो क्या इसका कोई असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा? 2019 से ही अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे बदलाव हमने देखे हैं। हमने सुबह सुबह के देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के शपथ को देखा है। हमने शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी के साथ सत्ता बनाते हुए देखा है। शिवसेना के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। एनसीपी के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। बीजेपी और महायुति के अब तक के इतिहास के सबसे बड़े जीत को हमने देखा है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में और कोई नया ट्विस्ट बाकी है? क्या ये जो दोनों ठाकरेस अगर साथ में आते हैं तो महाराष्ट्र के जो पॉलिटिक्स है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी पर इसका कितना असर पड़ेगा? आज के इस एनालिसिस में, इस डिटेल रिपोर्ट में हम इन तमाम मुद्दों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, महाराष्ट्र की राजनीति में ये इसलिए भी एक बड़ी खबर है क्योंकि 2 ठाकरे बंधु जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नजर आते थे वो अब एक साथ 18 साल बाद सामने आए हैं। और इन दोनों ने एक मंच से साथ में एक के बाद एक भाषण दिया। पहले राज ठाकरे ने भाषण दिया, फिर उद्धव ठाकरे ने भाषण दिया, और दोनों भाषण में एक चीज या 2 चीज जो कॉमन थी। पहले तो ये कि मराठी भाषा को हम यहाँ पर कम नहीं होने देंगे, हिंदी को आपको हमारे ऊपर थोपने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ दोनों की ओर से भारतीय जनता पार्टी की निंदा की गई, उनको क्रिटिसाइज किया गया। ये ऐसे मुद्दे थे दर्शकों जो महाराष्ट्र में अब बड़ा बन चुके हैं। मराठी मानुस और मराठी भाषा का जो मुद्दा है वो बड़ा बनता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है, जब एक ऐसी तस्वीर बनकर सामने आई, एक ऐसा माहौल बन गया कि भारतीय जनता पार्टी कक्षा 1 से ही जो इंग्लिश और मराठी मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ पर हिंदी को लागू करना चाहती है। इसे एक तरीके से ऐसा देखा गया कि जब कक्षा 5 से हिंदी पढ़ाया जा रहा है तो कक्षा 1 से इसे क्यों थोपा जा रहा है, और फिर से जो मराठी अस्मिता का मुद्दा था दर्शकों वो बड़ा बन गया। और जब सरकार की ओर से अपने GR, अपने फैसले को वापस लिया गया तो उसी के खुशी मनाने के लिए इस कार्यक्रम को शनिवार के दिन आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं हिंट्स दिए, इशारा किया कि भविष्य में हो सकता है कि ये जो दोनों भाई हैं वो एक साथ आएं।
उन्होंने कहा कि हमने मंच एक साथ साझा कर लिया है, भविष्य में आप हमें एक साथ देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में शायद दिवाली के बाद कई महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं और उसमें शायद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका का। अब आपको आगे समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि पिछले 25 सालों से शिवसेना बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा था, लेकिन शिवसेना के 2 टूट हो चुके हैं, शिवसेना बढ़ चुकी है और बीएमसी का जो सालाना बजट है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में बीएमसी पर कब्जा कर पाता है, कहीं ना कहीं उनके काबू में मुंबई रहती है और शायद शिवसेना का जो इतिहास है वो ऐसा ही रहा है। और ऐसे समय में जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की बात सामने आ रही है तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा दर्शकों बन जाता है। आइए एक एक कर हम इस पूरे मुद्दे को समझते हैं और इसके पीछे की रणनीति, राजनीति, किस तरह से समीकरण बदले हैं उसे समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा मराठी अस्मिता का है। ये वही मुद्दा है जिससे शिवसेना की शुरुआत हुई थी और बाला साहेब ठाकरे ने जब शिवसेना की शुरुआत की थी तब उन्होंने मराठी माणूस के मुद्दे पर ही इसकी शुरुआत की थी और तब से ही उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती हुई नजर आई। और 2025 में एक बार फिर से जब हिंदी को महाराष्ट्र पर थोपने की कोशिश की जा रही थी, एक बार फिर से ये मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है और दोनों ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जो 2005 तक शिवसेना में एक साथ थे, वो अब कहीं ना कहीं एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे तो बार बार मराठी माणूस का मुद्दा उठाते ही रहते हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं 2019 से 2022 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो छवि रही है, उसके बाद उनके वो अपने छवि और साथ ही साथ ये जो मराठी माणूस का मुद्दा है इस पर आप लोगों के बीच में जगह बनाने की दर्शकों कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम 2025 में हैं और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि चाहे राज ठाकरे हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, दोनों अब एक क्राइसिस, परेशानी से, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जुड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और इसलिए शायद एक कंपल्शन भी बन जाता है कि ये दोनों साथ में हैं। आइए समझते हैं एक एक करके कैसे। पहले बात करते हैं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की। शिवसेना 2019 में जहां महाविकास आघाड़ी के साथ सत्ता में आई तो वहीं 2022 आते आते शिवसेना के 2 टूट हो गए। असली शिवसेना का नाम और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे को दिया गया। इसके बाद 2024 में लोकसभा में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा मिला, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ताकत महाराष्ट्र में दिखाई, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो रहे थे 288 में से उद्धव ठाकरे की पार्टी केवल 20 सीटें जीत पाई। पूरे के पूरे जो विपक्ष है वो 50 सीटों के अंदर ही सिमट गई थी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना केवल 20 सीटें जीत पाई थी। एक एक कर लोग उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। ये भी एक उद्धव ठाकरे के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी थी और इस सब के बीच में अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये तो रही बात उद्धव ठाकरे की। राज ठाकरे की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, उन्होंने 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की थी। 2009 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब राज ठाकरे के 13 विधायक थे। उनके पास बाद में नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की में भी वो सत्ता में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद से अगर आप देखें खासतौर पर 2014 के बाद राज ठाकरे का जो करियर ग्राफ था वो गिरते चला गया। एक समय ऐसा आ गया कि नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी उनसे चली गई। 2024 में तो जब विधानसभा के चुनाव हुए राज ठाकरे एक सीट भी नहीं जीत पाए। उनके बेटे अमित ठाकरे मुंबई के माहिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर भी उनकी हार हुई और पूरे महाराष्ट्र विधानसभा में उन्हें केवल 1.8% ही वोट पूरे पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मिले थे। तो ना ही उद्धव ठाकरे के लिए 2025 सही जा रहा है और ना ही राज ठाकरे के लिए। ऐसे में अब इन दोनों के साथ आने की बात की जा रही है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो क्या इससे कोई फायदा होगा? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बदलाव आएगा? तो आइए इसे भी हम समझते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। दर्शकों, सबसे पहला मुद्दा जैसे कि मैंने कहा, अब जो अगला चुनाव है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, महानगर पालिकाओं के चुनाव, और उसमें मुंबई, ठाणे और उसके आसपास के एमएमआर रीजन भी शामिल हैं जहां पर ठाकरेस की कहीं ना कहीं पकड़ मानी जाती है। और दोनों ठाकरे के साथ में आने का मतलब होता है जो ठाकरे ब्रांड है, बाला साहेब ठाकरे का जो क्रेज है, और एक तरीके से बाला साहेब ठाकरे की डेथ के बाद या राज ठाकरे के अलग होने के बाद जो इनके पार्टी के कार्यकर्ता और फॉलोअर्स थे, जो इनके वोटर्स थे, जो बढ़ गए थे, वो शायद एक साथ नजर आए। इसके साथ ही आप देखेंगे
कि इन दोनों पार्टियों में एक और सिमिलैरिटी दिखती है कि ये मराठी माणूस और हिंदुत्व इन दोनों मुद्दों को उठाते हैं। बीजेपी की ओर से भले ही बार बार ये आरोप लगाया जाए कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व भूल चुके हैं, उद्धव ठाकरे बार बार हिंदुत्व की भी बात करते हैं और मराठी माणूस के भी मुद्दे की बात करते हैं, जो राज ठाकरे की ओर से भी लगातार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को अब यहाँ की जो दोनों स्थानीय पार्टी हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस, ये मराठी माणूस के मुद्दे से कहीं ना कहीं जवाब देते हुए नजर आ रही है। तो अब तक जो हिंदुत्व का जवाब किस तरह से दिया जाए, तो उसका जवाब कहीं ना कहीं स्थानीय पॉलिटिक्स और स्थानीय पॉलिटिशियंस स्थानीय भाषा के मुद्दे पर देने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों की तरफ से अब एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मराठी भाषा को आगे ना बढ़ाते हुए महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश कर रही थी, और इसी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों की ओर से किया जाएगा। इसके साथ ही साथ दर्शकों, अगर ये मान लीजिए कि एक साथ भविष्य में आ भी जाते हैं, तो जो मराठी वोट बैंक इन दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा था वो नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, ये भी हो सकता है कि मराठी वोटर्स कंसोलिडेट हो जाएं और इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क उन बाकी तमाम पार्टीज को पड़ेगा जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हैं, ऐसे मुद्दे उस समय बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ऐसे में अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो इसका असर देखने मिल सकता है, और इसका असर शनिवार को दर्शकों तभी देखने मिल गया था जब इस एक रैली, या आप इसे एक रैली समझ लीजिए, जो वर्ली डोम में किया गया था, उसका आयोजन किया गया। इसका नाम विक्ट्री रैली रखा गया था, और इस समय NSCI डोम, जो जहाँ पर हज़ारों लोग बैठ सकते हैं, वो तो खचाखच भरा ही था। डोम के बाहर भी इतनी जगह, इतनी भीड़ थी दर्शकों कि एक समय ऐसा लगा था कि कहीं भगदड़ ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं ज़मीन पर दोनों के कार्यकर्ता और इनका जो सपोर्ट है वो अब तो कम से कम देखने मिल रहा है। हालांकि ये सपोर्ट क्या चुनावों के वक्त देखने मिलेगा या नहीं, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही साथ एक और फायदा शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को यह है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो शायद कांग्रेस और एनसीपी के साथ इतना कनेक्टेड फील ना करें जितना कनेक्टेड वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ फील करें, क्योंकि इन दोनों के जो मुद्दे हैं वो लगभग एक जैसे हैं। ऐसे में ग्राउंड लेवल पर आप पाएंगे कि जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एक दूसरे के समर्थन करने में इतनी परेशानी नहीं आएगी जिस तरह की परेशानी हमने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच में दिखी थी, और जिस मुद्दे को लेकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे, उन्होंने इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपने आप को अलग भी किया था। और जैसे कि मैंने कहा, बीएमसी का जो चुनाव है वो होने वाले हैं। 1 लाख करोड़ का अगर बजट होता है और अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यहाँ पर जीत पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसे जगह पर सत्ता में होंगे जिसके पास 1 लाख करोड़ का केवल सालाना बजट है। ये कई राज्यों के बजट से ज़्यादा होता है। ऐसे में आप समझिए कि इससे इन दोनों की ताकत, जहाँ से लोग एक एक करके जा रहे हैं क्योंकि उनके पास सत्ता मौजूद नहीं है, वो कितनी बढ़ेगी। एक तो जो कार्यकर्ता और नेता जा रहे हैं वो रुक जाएगा। कहीं ना कहीं जब आपके पास सत्ता होती है तो दूसरी तरफ से भी लोग आपके पास आने लग जाते हैं। ऐसे में अगर ये होता है, अगर ये गठबंधन होता है और इनको फ़ायदा मिलता है तो ये एक बिग बूस्ट जिसे कहा जाता है वो मिलेगा दोनों को, शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को। अब ये तो रहे कि अगर ये साथ में आते हैं तो इनको फ़ायदा क्या है। अब ये साथ में आएंगे तो इसका नुकसान भी होगा, उस नुकसान को भी आइए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले 2019 से 2022 तक जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, उन्होंने मुसलमानों के बीच में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उभरते हुए आवाज़ के तरह वो उभरे थे। जिस तरह से कोविड में उन्होंने काम किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम्स बड़े पैमाने पर शिवसेना यूबीटी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब राज ठाकरे उनके साथ आए हैं तो क्या ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं जो उद्धव ठाकरे को वोट देने लगे थे, क्या वो वोट कंटिन्यू करेंगे? इसकी वजह दर्शकों यह है क्योंकि अतीत में राज ठाकरे ने जो मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उसका मुद्दा उठाया था। कई बार जो है ऐसे बयान दिए थे जो मुसलमानों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि जब अजान चल रही हो आप हनुमान चालीसा चलाई है। तो ऐसे सारे जो मुद्दे हैं, उसके बाद ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो मुस्लिम वोट्स हैं वो इन्हें मिलते हैं या नहीं, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट्स डिवाइड होते हैं फिर कहीं ना कहीं फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। शिवसेना यूबीटी के जो वोट्स हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब क्योंकि ये दोनों ठाकरे साथ में आ रहे हैं, एक छवि तैयार की जा रही है। छवि यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हिंदी के खिलाफ है। जबकि मैंने शुक्रवार को एक वीडियो में समझाया, और अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखिए कि कैसे ये दोनों लोग या जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं महाराष्ट्र में वो हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है, हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं।
लेकिन एक छवि, क्योंकि हमने देखा है लगातार राज ठाकरे के कार्यकर्ता लोगों को पीट देते हैं क्योंकि उन्हें मराठी नहीं आती है, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। बीजेपी की ओर से यह छवि बनाया जाएगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी भाषी के खिलाफ हैं और इसलिए उन्होंने हिंदी को कक्षा 1 से लागू होने नहीं दिया। अब आप कहेंगे इससे इनको महाराष्ट्र में क्या फायदा होगा? दर्शकों, इसका कहीं ना कहीं जवाब आंकड़ों में है। मुंबई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, कहीं ना कहीं मुंबई में यहाँ के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो महंगे हैं। ऐसे में पिछले कुछ सालों में यहाँ से जो मराठी पॉपुलेशन था, जो यहीं पर रहते थे, जो यहाँ पर मिल्स में काम करते थे, यहाँ के प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ने की वजह से वो मुंबई छोड़ ठाणे, रायगढ़, बाकी जगहों पर जाने लगे और कई सारे बिजनेसमैन, जिसमें गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय शामिल हैं, वो बड़े पैमाने पर मुंबई में आकर रहने लगे। 2001 से 2011 के सेंसस के भी अगर आप डिफरेंस को देखें तो मुंबई में मराठी भाषा बोलने वाले लोग, यानी मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन की जो आबादी है, वो 2001 की तुलना में 2011 में 2.45% कम हुई थी। लेकिन हिंदी बोलने वाले भाषा जो लोग हैं उनकी संख्या 39.35% से बढ़ी है। आप देख रहे हैं, यानी पिछले 10 साल या 2001 से 2011 की अगर तुलना करें, क्योंकि आखिरी सेंसस तभी का है, तो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन कम हुई है मुंबई में और हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन बढ़ी है। तो इसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाएगी और कहीं ना कहीं एक छवि जो बनाएगी वो, उसका नुकसान राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने से हो सकता है। इसके अलावा दर्शकों, इन दोनों पार्टियों में एक और अंतर जो मैं देखता हूं वो है कि कैसे ये जो नेता हैं ये अपने पार्टी और मुद्दों को हैंडल करते हैं। उद्धव ठाकरे को एक संयमी तौर पर देखा जाता है, वो शांत तरीके से अपने बात को रखते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी अलग शांत वाली स्वभाव को बनाए रखा है। तो वहीं राज ठाकरे कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव नज़र आते हैं, उनकी ओर से पिटाई की जाती है, वो अपनी जो बात है वो सीधे साफ तौर पर जगह पर कह देते हैं। तो ये जो दोनों लोगों की हैंडलिंग है वो बहुत अलग है। ऐसे में अगर ये साथ में आते हैं तो क्या किसी के पास दूसरे से अपर हैंड होगा? अगर किसी मुद्दे पर इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा? ये भी एक मुद्दा कहीं ना कहीं बरकरार रहने वाला है। और इसके साथ ही एक और मुद्दा जो है वो है महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर। जब शनिवार के दिन इसका आयोजन किया गया था, इस इवेंट का वरड़ी में, तब एनसीपी की ओर से सुप्रिया सुळे मौजूद थी, यहाँ तक कि लेफ्ट पार्टी जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है वो भी मौजूद थी, लेकिन कांग्रेस से कोई भी यहाँ पर नहीं आया हुआ था। अब इसकी वजह भी आप समझिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसका फायदा उठाती है अगर कांग्रेस के नेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा करते हुए या उस इवेंट में नजर आते हैं। इसका फायदा वो बिहार में उठाते कि देखो, जहां पर बिहार और यूपी के लोगों को मारा पीटा जाता है, जो लोग पीटते और मारते हैं, उनके साथ कांग्रेस के नेता खड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता तो इस इवेंट में आए नहीं, वो नेशनल पार्टी हैं, वो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन, उन्हें पता है कि कई राज्यों में है तो वो विरोध नहीं कर सकते हैं। तो क्या कांग्रेस इन दोनों के साथ गठबंधन करेगी या नहीं? कांग्रेस अगर गठबंधन नहीं करती है दर्शकों, फिर एक बार जो स्प्लिट है वोटों का वो हो सकता है। कई सारे वोटर्स अब कांग्रेस को भी वोट देते हैं, शिवसेना यूबीटी को भी वोट देते हैं, तब एक बार फिर से कहीं ना कहीं स्प्लिट इसमें देखने मिल सकता है। अब ये रहे कुछ ड्रॉबैक्स। अब आप ये भी समझिए कि अगर ये साथ में आते हैं तो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसे करेगा? अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर। याद रखिए, शिवसेना से जब वो अलग हुए थे उन्होंने कहा था कि वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए अलग हो रहे हैं। ऐसे में बाला साहेब ठाकरे के बेटे और बाला साहेब ठाकरे के भतीजे अगर साथ में आते हैं, दोनों ठाकरे ब्रांड साथ में आते हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे किस आधार पर ये कहेंगे कि वो बाला साहेब ठाकरे के असली वारिस हैं या बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा है उसे वो आगे लेकर जा रहे हैं? इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी इससे नुकसान होगा, क्योंकि एक छवि बनाई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम महाराष्ट्र में एंटी मराठी है। याद रखिएगा, यही मुद्दे लोकसभा में उठे थे कि महाराष्ट्र से उद्योग गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जो नौकरियां आने वाली थी वो गुजरात जा रही है, बुलेट ट्रेन यहाँ पर बनाया जा रहा है मुंबई से अहमदाबाद के लिए। तो एक छवि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पर वैसे ही महाराष्ट्र में तैयार है कि अडानी को ये सब कुछ दे देते हैं, अंबानी को ये सब कुछ दे देते हैं, धारावी में डेवलपमेंट का काम अडानी को दिया है। ऐसे में अगर ये दोनों ठाकरे साथ में आते हैं और मराठी भाषा का मुद्दा उठता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन दर्शकों, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यहाँ पर यह है
कि ये जो दोनों नेता हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये एक साथ रहें। ये आखिर में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज ठाकरे को अगर आप इनके इतिहास को देखें तो बार बार इन्होंने अपनी जो सोच है उसे खुलकर बदला है। मसलन के तौर पर 2019 में ये कांग्रेस एनसीपी के लिए जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, जबकि 2024 लोकसभा में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी शर्त समर्थन दिया था। 2024 विधानसभा में ये अलग से चुनाव लड़े थे, किसी के भी साथ नहीं थे और तब इन्हें हार का सामना करना पड़ा था और अब ये उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ऐसे में राज ठाकरे जिनके देवेंद्र फडणवीस से भी अच्छे रिश्ते हैं, एकनाथ शिंदे से भी अच्छे रिश्ते हैं, क्या वो उद्धव ठाकरे के साथ इस मुद्दे के चलते आगे जाकर गठबंधन करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना किसी भी तरह से राज ठाकरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर लेगी? साथ ही साथ राज ठाकरे को यह भी देखना है कि उन्हें विधानसभा में केवल 1.18% वोट मिले थे, तब उनका भविष्य क्या है वो भी उन्हें तय करना है। लेकिन दर्शकों, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से बदलती हुई नजर आ रही है। दोनों ठाकरे एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और भविष्य में हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर साफ तौर पर देखने मिले और इसका असर शायद आने वाले कुछ महीनों में होने वाले महानगर पालिका चुनाव में देखने मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस से आप समझ गए होंगे कि जो मुद्दे हैं उसे हमने अलग अलग तरीके से तोड़कर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है और एक पूरा जो इमेज है, जो पूरे सोल्यूशन है, सिचुएशन है, उसे आपके सामने लाने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपने अभी देखा हम किस तरह से हर एक मुद्दे को तोड़ कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।